देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, 2017 की उस गर्मियों की दोपहर को जब भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल की संसद में भाषण दिया तो इसे ऐतिहासिक बताया गया। लेकिन इतिहास सिर्फ तालियों से नहीं बनता है, कभी कभी चुप्पी, विरोध और बॉयकॉट भी उसकी दिशा तय करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या उस यात्रा ने भारत की विदेश नीति को नई ऊंचाई दी या उसे एक ऐसे ध्रुवीकरण में धकेल दिया जहां नैतिकता और रणनीति की जो रेखाएं हैं वो धुंधली पड़ गई। तो आज ये सवाल बेहद अहम हो जाता है और इसी सवाल के चलते आज हम ये मुद्दा आपके बीच लेकर आए हैं। पूरा सच जानिएगा और इस वीडियो को, इस चर्चा को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद फैसला लीजिएगा। दोस्तों, तो मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और कनेसेट में मोदी के संबोधन की बात से शुरुआत करते हैं। 6 जुलाई 2017 को यह संबोधन हुआ। तो 6 जुलाई 2017 को नरेंद्र मोदी जी ने कनेस्ट में भाषण दिया और यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल की पहली आधिकारिक यात्रा थी, यानी ऑफिशियल यात्रा। भाषण में उन्होंने नवाचार, कृषि और प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, रक्षा सहयोग और आई फॉर आई, इंडिया फॉर इजराइल का सूत्र दिया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और स्टार्टअप साझेदारी की बात भी की और ऐतिहासिक सभ्यतागत रिश्तों को रेखांकित किया। दोस्तों, लेकिन इसी दौरान इजराइल की राजनीति में भी तीखा ध्रुवीकरण था। उस समय बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के विरोध में विपक्षी सांसदों ने कई सत्रों में वॉकआउट और बहिष्कार की जो रणनीति थी वो अपनाई थी। भारतीय प्रधानमंत्री के संबोधन के समय भी कुछ सांसद जो हैं अनुपस्थित रहे। इसे समर्थकों ने रूटीन विपक्षी राजनीति कहा तो आलोचकों ने प्रतीकात्मक असहमति बताया। दोस्तों, अब देखिए भाषण का पोस्टमार्टम रणनीति बनाम संतुलन। मोदी ने अपने संबोधन में फलस्तीन का जो नाम है वो नहीं लिया। यह बदलाव था क्योंकि दशकों तक भारत दो राष्ट्र समाधान का स्पष्ट समर्थक रहा है और 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ मतदान भी किया था। 1974 में भारत ने फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी और 1988 में फलस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। तो 2017 के भाषण में जो जोर था रक्षा, साइबर, कृषि, जल और इनोवेशन पर और इसे यथार्थवादी यानी रियलिस्ट कूटनीति कहा गया। पश्चिमी एशिया में तकनीक और सुरक्षा सहयोग की प्राथमिकता। लेकिन आलोचकों का यह तर्क है कि संतुलन की पारंपरिक नीति इजराइल और फलस्तीन दोनों से समान दूरी उस क्षण कमजोर पड़ी, वीक पड़ी। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय मीडिया और नैरेटिव, क्योंकि कुछ अंतरराष्ट्रीय अखबारों और विश्लेषणों में यह प्रश्न उठा कि क्या भारत इजराइल के साथ बिना शर्त खड़ा है, खासकर जब गजा में हिंसा और नागरिक हताहतों पर वैश्विक बहस तेज थी। दोस्तों, हालांकि भारत की अगर बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बार बार दो राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया और 2018 में मोदी ने रामलला जाकर महमूद अब्बास से मुलाकात भी की। अब यह संकेत था कि नई दिल्ली सार्वजनिक रूप से संतुलन बनाए रखना चाहती है, भले ही 2017 की यात्रा में प्रतीकात्मक झुकाव दिखा हो। तो 2017 की कूटनीतिक टाइमलाइन अब यहां पर समझना जरूरी है, क्योंकि 15 से 18 मई 2017 को महमूद अब्बास भारत आते हैं। 25 से 26 जून 2017 को मोदी अमेरिका जाते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, और 4 से 6 जुलाई 2017 को इजराइल यात्रा हुई। इन क्रमों को अगर हम जोड़कर देखें
जो कड़ी दर कड़ी हम इसे जोड़ें तो कुछ आलोचक ये नैरेटिव गढ़ते हैं कि अमेरिकी इजरायली प्राथमिकताओं ने भारत की दिशा तय की। एप्स्टीन से जुड़ी कथित ईमेल जिसमें यह दावा किया गया कि मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल, इट वर्कड, सार्वजनिक डोमेन में व्यापक रूप से प्रमाणित, स्वतंत्र रूप से सत्यापित दस्तावेज के रूप में स्थापित नहीं है। जेफरी एप्स्टीन का नाम अमेरिकी राजनीति और घोटालों से जुड़ा रहा, पर भारत इजराइल नीति पर उनके प्रभाव का कोई ठोस आधिकारिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस दावे को तथ्य के रूप में नहीं बल्कि अपुष्ट आरोप के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, अपुष्ट घरेलू राजनीति का कोण जो है वो भी समझना जरूरी हो जाता है, और आलोचक इस संदर्भ में कहते हैं कि ये जो यात्रा है वो घरेलू राजनीतिक संदेश भी थी। मजबूत नेतृत्व, आतंकवाद पर कठोर रुख और हिंदुत्व समर्थक आधार को संबोधित करना। समर्थकों का जवाब है कि भारत को रक्षा तकनीक, ड्रोन, मिसाइल और कृषि नवाचार में इजराइल से ठोस लाभ मिला। विदेश नीति वोट बैंक से नहीं, राष्ट्र हित से चलती है। दोस्तों, सच्चाई संभवतः बीच में है। विदेश नीति में प्रतीक और संदेश उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने समझौते। 2017 में संदेश स्पष्ट था, भारत इजराइल के साथ खुले तौर पर खड़ा है। 2018 की रामलला यात्रा ने संकेत दिया कि फिलिस्तीन भी समीकरण में है। तो यही सवाल यहां पर कि क्या 2017 का जो भाषण है वो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण था या पारंपरिक संतुलन से विचलन? इतिहास इसे परिणामों से परखेगा। रक्षा सौदों, तकनीकी साझेदारियों, पश्चिमी एशिया में भारत की साख से। पर एक बात तय है दोस्तों, तय है कि वैश्विक मंच पर हर शब्द, हर अनुपस्थित नाम और हर फोटो ऑप संदेश देता है। विदेश नीति भावनाओं से नहीं, दीर्घकालिक हितों से चलती है, और अगर संतुलन बिगड़ता है तो उसकी कीमत साख में चुकानी पड़ती है, और अगर संतुलन साधा जाता है तो वही कूटनीति की परिपक्वता कहलाती है। जी हां, 2017 की वो यात्रा आज भी बहस का विषय है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बड़े फैसलों पर सवाल उठते रहे, तथ्यों के साथ, ठंडे दिमाग से और दूरदर्शिता के साथ। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।